एक इंसान के पास लिमिटेड ब्रेन पावर होती है और लिमिटेड टाइम होता है, और इन्हीं दोनों के बेसिस पर इंसान को अपना डिसीजन लेना होता है। डिसीजन लेने के लिए एक इंसान को कम टाइम में कई सारे फैक्टर्स को भी एनालाइज करना होता है, जिसमें से एक फैक्टर है अवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे यह पूछा जाए कि ध्रुव एक कॉमन नेम है या नहीं, तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका यही आंसर होगा कि हां, ध्रुव एक कॉमन नेम है। लेकिन अगर आप इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री में जाएं तो इस सवाल का जवाब ना होगा। यानी लोग यही कहेंगे कि नहीं, ध्रुव कॉमन नेम नहीं है। कुछ लोग शायद यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने ये नाम पहली बार सुना है। यानी अगर हम इस नाम को ग्लोबल स्केल पर देखें तो यह नाम बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। रिचर्ड थेलर कहते हैं कि अगर हमें यह गेस करना हो कि कोई चीज इतनी फ्रीक्वेंटली क्यों होती है, तो हम उस फ्रीक्वेंटली होने वाली चीज से रिलेटेड एग्जाम्पल सोचने लग जाते हैं। आप जिस जगह पर रहते हैं या आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं, सबसे पहले आप अपनी जगह और अपनी कम्युनिटी में उस एग्जाम्पल को सर्च करते हैं। जैसे ध्रुव नाम के केस में इंडिया के अलावा जो बाकी कंट्रीज के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी कम्युनिटी और अपने प्लेस में ध्रुव के नाम के लोगों के बारे में सोचा। जब दूर दूर तक सोचने पर भी उन्हें ध्रुव नाम का कोई नहीं मिला, तो उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि ये नाम उनकी कम्युनिटी या प्लेस में कॉमन नहीं है। वहीं जब किसी इंडियन से यह पूछा गया तो उनकी कम्युनिटी या प्लेस में ध्रुव नाम कई बार सुना गया है और कई लोगों का नाम भी ध्रुव है, इसलिए उनके लिए ये एक कॉमन चीज थी। इसी तरह से कई इकोनॉमिस्ट्स प्रिडिक्टेबल एरर करते हैं। कई इकोनॉमिस्ट्स स्टैटिस्टिकल मॉडल का भी यूज करते हैं और ये मॉडल अपने साथ एरर को भी लेकर आता है, यानी इस मॉडल में आपको एरर भी मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको किसी बच्चे की हाइट के बारे में यह गेस करना हो कि बच्चा अपने एडल्टहुड में लंबा होगा या छोटा, अगर उस बच्चे के पेरेंट्स लंबे हैं तो उसके पेरेंट्स को देखकर आपका यही प्रिडिक्शन होगा कि बच्चा एडल्टहुड में लंबी हाइट का होगा, और आप कहीं ना कहीं यही प्रिडिक्ट करेंगे कि जैसे पेरेंट की हाइट होती है उसी तरह बच्चे की भी हाइट होगी। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि छोटे पेरेंट्स के बच्चों की हाइट भी अच्छी खासी लंबी होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है जहां पर फादर की हाइट 5'7" है और मदर की हाइट 5'3" है, तो ऐसे में बच्चे की हाइट एडल्टहुड में 6 फीट की हुई है। इसे ही हम एरर कहते हैं, और जब तक ये एरर रैंडम होते हैं तब तक किसी भी थियरी या मॉडल का प्रिडिक्शन इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ हाई या लो होता है। यानी इकोनॉमिस्ट ज्यादातर अपनी थियरी में प्रिडिक्शन करते हैं और यह थियरी कभी सही हो सकती है तो कभी गलत। इकोनॉमिस्ट कैनमन और ट्वेर्स्की इसे रैंडम एरर कहते हैं। इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम अमेरिकन से यह पूछें कि अमेरिका में गन से ज्यादा सुइसाइड होती हैं या होमिसाइड होती हैं, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि गन्स से ज्यादा होमिसाइड होती हैं, जबकि रियलिटी में अमेरिका में होमिसाइड से दुगनी सुइसाइड होती हैं। इस तरह के एरर को हम प्रिडिक्टेबल एरर कहते हैं। ज्यादातर लोग लॉजिक नहीं लगाते, वो सिर्फ अपने बायस या परसेप्शन के हिसाब से एक रैंडम डेटा आपको देते हैं, और उस डेटा के बेसिस पर एज एन इकोनॉमिस्ट आप अपना एक मॉडल या थियरी प्रेजेंट करते हैं। यानी हर इकोनॉमिस्ट अपने आसपास के एनवायरनमेंट यानी माहौल, कम्युनिटी और एरियाज के हिसाब से अपनी थियरी हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह इकोनॉमिस्ट ने हमारे सामने वैल्यू थियरी रखी। इस वैल्यू थियरी में हम प्राइस, गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंज वैल्यू के बारे में बात करते हैं। यानी जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज लेते हैं तो उसके बदले में हमें जो वैल्यू मिलती है उसे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में वैल्यू थियरी कहते हैं। हालांकि ये एक सिंपल सी थियरी है और चांसेस यही हैं कि इकोनॉमिस्ट्स ने इस थियरी के लिए कम लोगों के एक्सपीरियंसेस को ही बेस यानी आधार बनाया होगा। इस थियरी को प्रेजेंट करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिसर्च में कुछ ही लोगों को शामिल किया होगा और उन लोगों के एक्सपीरियंस से ही हमें वैल्यू थियरी के बारे में बताया होगा। हम ये कह सकते हैं कि कुछ इकोनॉमिस्ट्स सिर्फ कुछ लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर ही पूरी एक थियरी हमारे सामने रख देते हैं और उस थियरी को हम एक जनरल थियरी मान लेते हैं। हमें यह लगने लगता है कि दुनिया का हर एक इंसान शायद इसी तरह से ही फील करता होगा या इसी तरह से चीजों को एक्सपीरियंस करता होगा। इसके अलावा नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव थियरीज के बारे में
रिचर्ड थेलर बताते हुए कहते हैं कि नॉर्मेटिव थियरी में आप किसी प्रॉब्लम के बारे में राइट वे में सोचते हैं। राइट वे का मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकल सेंस में सोचते हैं और इसे रैशनल चॉइस थियरी भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पाइथागोरियन थ्योरम एक नॉर्मेटिव थियरी है, जहां पर आपको यह मालूम है कि ट्रायंगल की एक साइड की वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रायंगल के बाकी दो साइड्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और इसके लिए अगर आप पाइथागोरियन थ्योरम के अलावा कोई और फॉर्मूला या थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप ट्रायंगल की एक साइड की वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। जबकि डिस्क्रिप्टिव थियरीज में आपको यह बताया जाता है कि चीजें एक्चुअल में होती किस तरह से हैं। आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीका बताया जाता है। जैसे पाइथागोरियन थ्योरम में ही आपको यह बताया जाता है कि ट्रायंगल में बेस, एल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज होता है, और आपको यह डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताया जाता है कि बेस के स्क्वायर और एल्टीट्यूड के स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। जब भी हम किसी चीज के बारे में डिसीजन लेते हैं, तो चाहे किसी चीज को खरीदने का हो या फिर बेचने का हो, हम मोस्टली इन दोनों ही थियरीज को कंसिडर करते हैं। और जब हम दोनों ही थियरीज को एक साथ कंसिडर करते हैं तो वही हमारी प्रॉस्पेक्ट थियरी बन जाती है। अगर हम प्रॉस्पेक्ट थियरी के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। जब भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की सोचते हैं तो हम सबसे पहले अलग अलग ऑप्शन को देखते हैं और ये एस्टिमेट करते हैं कि कौन सा प्लान हमारे लिए बेहतर होगा और कौन सा नहीं। भले ही जो प्लान हम चुनते हैं वो फ्यूचर में हमारे लिए बेहतर ना हो, लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर प्लान को चुनते हैं तो हम उस प्लान से मिलने वाले गेन्स के बारे में ही सोचकर चुनते हैं। हम कभी भी लॉस का एस्टिमेशन नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ खुद को विन विन सिचुएशन में रखकर ही सोचते हैं। लेकिन कभी कभी हम लॉस और गेन्स के बारे में नहीं सोचते। हमें बस पर्टिकुलर चीज को खरीदना होता है, इसलिए हम उस चीज को खरीद लेते हैं। तो यहां पर हम प्रोस्पेक्टिव थियरी का यूज नहीं करते। कुल मिलाकर कहने का यही मतलब हुआ कि हर इकोनॉमिस्ट कभी कभी अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को अपनी थियरी का बेस बनाता है, और कभी कभी अपने आसपास के लोग और माहौल के एक्सपीरियंस के बेस पर हमारे सामने एक थियरी प्रेजेंट करता है। और कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे भी होते हैं जो पहले के इकोनॉमिस्ट्स की थियरीज को उठाकर उसमें अपने भी एक्सपीरियंसेस को जोड़ लेते हैं और फिर हमारे सामने एक नई थियरी पेश कर देते हैं। और इन्हीं वजह से कुछ ऐसी थियरीज हैं जिनमें हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। यह जरूरी नहीं है कि जो इकोनॉमिक थियरी अमेरिका में फिट बैठ रही है वही हमारी कंट्री इंडिया में भी फिट बैठे। हर कंट्री का अपना अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, अपना अलग कल्चर होता है और अपनी अलग कम्युनिटी होती है। इसलिए इकोनॉमिस्ट को अपनी थियरी को जनरल थियरी बताने से पहले इन सभी फैक्टर्स पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए। इससे फायदा यही होगा कि थियरीज में ज्यादा एक्सेप्शन नहीं होगा और ना ही रैंडम एरर्स होंगे, और हर कंट्री में और हर इंसान पर थियरी फिट बैठेगी। एक थियरी ज्यादा सटीक तभी होगी जब इसमें ह्यूमन बिहेवियर को भी शामिल किया जाएगा।